जय हिंद बच्चों, कैसे हैं? ठीक है ना? बहुत दिनों के बाद आज आप लोगों से फिर मुखातिब होने का मुझे सुअवसर मिला है, और वह भी इस वीडियो के माध्यम से, दृश्यांश के माध्यम से। ये मेरा सौभाग्य है। मैं समझता हूँ आप सबकी परीक्षाएं पूरी तरह से संपन्न हो गई होंगी और बहुत अच्छी तरह से लिखा होगा आप लोगों ने, है ना? मैं सही हूँ ना? देखिए, थोड़ी बहुत परेशानियां आई हुई होंगी, लेकिन मैं समझता हूँ आपने अपनी दिलेरी से उन परेशानियों का, उन समस्याओं का भरपूर मुकाबला किया होगा। आपकी मुस्कुराहट बता रही है सचमुच आपने बहुत दिलेरी और जुझारू पने से हर समस्या का समाधान ढूंढ लिया। आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, भले होंगे, चंगे होंगे। अपने माता पिता, भाई बहन सबके साथ इस बात की मुझे कामना करते हुए बहुत खुशी हो रही है, और इसका पक्का विश्वास भी है कि आप लोग पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित होंगे। खुशी की बात है कि अपना विद्यालय खुल गया है और आप लोग कम संख्या में ही सही, लेकिन विद्यालय आने लगे हैं। इस बात की मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज हम व्याकरण की तरफ चलते हैं बच्चों, और व्याकरण में यह एक रह गया था, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। तो आज हम जो पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। चलिए अगले पृष्ठ पर हम लोग पहुंचते हैं, और उसके बाद मुकम्मल यानी पूरी तरह से शुरुआत करेंगे हम लोग। जो पर्दा हट रहा है कितना शानदार है, जब बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब यहाँ बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल रही होंगी। मैं सबसे पहले चित्रों के बारे में बताऊं आपको। यहाँ देखिए, बहुत ही मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है अष्टाध्यायी, और यहाँ नीचे एक महर्षि हैं। आपको बता दूं बच्चों, यह जो अष्टाध्यायी है, यह पूरी दुनिया में, पूरे संसार में, सभी साहित्यों में पहला व्याकरण है और सर्वश्रेष्ठ है। बाकी चाहे जिस भाषा का व्याकरण लिखा गया हो, वह इससे प्रभावित होकर, इसकी नकल करके, इसका अनुवाद करके, चाहे जैसे भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं हर व्याकरण के आधार में, चाहे वह हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत का व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण का तो यह मूल ग्रंथ है ही, या कोई किसी और भाषा का व्याकरण हो, कोई और भाषा हो, उस भाषा का भी व्याकरण इसी से प्रभावित है, इसी पर आधारित है। यह याद रखिएगा। यह विश्व का पहला व्याकरण है। इसका नाम है अष्टाध्यायी। आठ, अष्ट यानी आठ, अध्यायी यानी अध्यायों वाला। और लिखा किसने? महर्षि पाणिनि ने। ये महर्षि पाणिनि है। मैं कोशिश करता हूं कि हर बार जो दृश्यांश में बनाऊं, उसमें जो अच्छे, जो उस विषय वस्तु से संबंधित या उसके जो प्रख्यात प्रणेता हैं, उनका चित्र हो, और उनकी जो कृतियां हैं, उन कृतियों में से बारी बारी से सभी कृतियों या फिर किसी एक कृति का तो चित्र निस्संदेह होना चाहिए। तो हर पृष्ठ पर आपको पाणिनि मिलेंगे और अष्टाध्यायी के दर्शन होंगे विभिन्न रूपों में। अब चलते हैं हम अपने अध्याय की तरफ। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पहले यह बताइए, अर्थ क्या होता है? अर्थ का एक मतलब होता है रुपया पैसा। अर्थ का एक मतलब होता है जिसे आप अंग्रेजी में मीनिंग बोलते हैं। यहाँ यही मीनिंग है, यहाँ यही अर्थ है। मतलब अर्थ की परिभाषा क्या है? एक अर्थ मतलब पृथ्वी भी है, धरती है ना, अर्थावर। बहरहाल यहाँ अर्थ का मतलब है मतलब। यहाँ अर्थ का मतलब है मतलब, यानी मीनिंग। ठीक है, आशय। अर्थ का अर्थ होता है जो कुछ भी हम वाक्य के द्वारा कहते हैं वह, यानी वाक्य के माध्यम से जो कुछ भी कहा जाए, जो कुछ भी, वही अर्थ होता है, वही उसका मतलब है, वही उसका मानी है। इसी मानी का बहुवचन है मायने। कई मायनों में उर्दू में आता है यह। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं? 8 भेद होते हैं। कौन कौन? विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक और
विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक आप कह सकते हैं, इसी तर्ज पर, इसी आधार पर यह है। बच्चों, चूंकि मैंने कोशिश की थी कि ये जितने भेद हैं वाक्य के अर्थ के आधार पर, इन सब के उत्तर मैं आपको दे सकूं, लेकिन आप घबराइए मत, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ हरा ऋतु आए फल होए। तो वही बात है, 3 दृश्यांशों में इतनी बातों को समेटना, और वह भी मेरे जैसे आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। इसलिए मैंने इसमें 3 ही रखे हैं, विधानवाचक, निषेधवाचक और प्रश्नवाचक। अब अगले सप्ताह में जो 3 दृश्यांश और मैं बनाऊंगा, उनमें संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादि बोधक, क्योंकि उसमें मुझे परिचय देने की आवश्यकता, अष्टाध्यायी और पाणिनि जी के बारे में बोलने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं आगे की तरफ, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा यहां देखिए, अष्टाध्यायी और पाणिनि महोदय। वाक्य क्या है? अब जो पहला प्रश्न है, वाक्य क्या है? मैं समझता हूं आमने सामने तो बात हो रही है, लेकिन इसके माध्यम से, लेकिन सद्य यदि हम आमने सामने होते तो बातें और खुलकर हो जाती। वाक्य क्या है? आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बताऊं। वाक्य का मतलब होता है शब्दों का सार्थक समूह, यानी कोई ऐसा समूह, कोई ऐसा वाक्यों का शब्दों का जमावड़ा आप कह सकते हैं, शब्दों का जमघट कह सकते हैं, लेकिन वो जमघट, वो जमावड़ा इस हिसाब से कि एक सही अर्थ निकले, और सही अर्थ निकालने के लिए शब्द का अपने सही स्थान पर होना अनिवार्य होता है। तो यहाँ वाक्य क्या है? तो शब्दों का सार्थक समूह है। सार्थक क्यों? क्योंकि वाक्यों को बैठाया ऐसे गया है कि एक पंक्ति में एक सिरे से प्रारंभ करके और दूसरे सिरे तक आते आते एक पूरे का पूरा अर्थ, इसलिए मैंने आपको अर्थ का मतलब बताया पहले, वो प्रकट हो जाए जो कुछ कहा जा रहा है उसके माध्यम से। जैसे राम पढ़ता है, ये एक वाक्य, ठीक है। अब यहाँ अच्छा, शब्द क्या है? तो वर्णों का सार्थक समूह, कई वर्णों को मिलाकर जब हम एक रूप बनाते हैं वह शब्द है। सार्थक निरर्थक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जानते ही होंगे आप लोग, नहीं तो फिर मुलाकात होगी, उसके बाद हम लोग फिर आमने सामने बैठकर हर समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे ना बच्चों। घबराहट क्या है? तो वाक्य क्या है? स्पष्ट हो गया, शब्दों का सार्थक समूह। शब्दों का सार्थक समूह ही वाक्य है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है, वह आता है, हम जाते हैं, हम सब पढ़ते हैं, कोई रो रहा है, हम सब हंस रहे हैं, कई सारे इसके रूप हो सकते हैं। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं वहां नहीं गया था। अच्छा, सुबह हो गई? अरे तुम पढ़ते क्यों नहीं? ओ, चोर पकड़ा गया। देख रहे हैं, कई तरह के वाक्य हैं, कई माहौल वाले हैं, कई परिवेशों वाले हैं। विधानवाचक वाक्य क्या है? क्या है यह विधानवाचक? क्रिया के होने की साधारण व्यवस्था ही विधान कहलाती है, और ऐसे वाक्य विधानवाचक होते हैं। जैसे राम निबंध लिखता है। अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कम रखा है। पहले सप्ताह में मैंने 3 ही रखे। सबसे पहले तो विधान का मतलब क्या होता है? विधान क्या है? देखिए, विधान का मतलब होता है कि कोई कार्य जो किया जाता है वह कैसे किया जाता है, उसका तौर तरीका क्या है, उस तौर तरीके को हम विधान बोलते हैं। हर शब्द की परिभाषा होती है, पर्यायवाची देकर काम नहीं चलने वाला। तो परिभाषा इसकी क्या होगी? इसकी परिभाषा है कि किसी भी कार्य को करने का जो एक ढर्रा होता है, एक ढंग होता है, एक तौर तरीका होता है ना, उसी को हम व्यवस्था बोलते हैं। जो व्यवस्था यानी विशेष अवस्था। एक चीज रह गई थी, व्यवस्था, विधान, चलिए ये 2 हैं। तो विधान आप समझ गए, कुछ भी किए जाने के लिए, कुछ भी करने के लिए जो तौर तरीका होता है, यानी कैसे शुरू करेंगे, कैसे बीच में रखेंगे और उसके बाद कैसे समाप्त करेंगे, ठीक है, आदि मध्य अंत। यह जो प्रक्रिया होती है, यह जो तौर तरीका अपनाया जाता है, यह जो एक रूप होता है, इसी रूप, इसी तौर तरीके और इसी प्रक्रिया को हम विधान बोलते हैं। और यही विधान व्यवस्था है, व्यवस्था, विशेष अवस्था, है ना।
तो क्रिया के होने की साधारण व्यवस्था ही विधान है। क्या है यह साधारण अवस्था? साधारण अवस्था कैसे? अर्थात वाक्य में देखिए, वाक्य क्या है, उसमें एक शब्द होता है, उसमें एक कर्ता हो चाहे उद्देश्य हो, और फिर एक क्रिया, कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया, या एक उद्देश्य एक क्रिया, ठीक है। इसके बिना वाक्य नहीं होगा। जैसे राम है, तो राम उद्देश्य है, और है जो है वो उसके सहायक के रूप में है, वो सहायक क्रिया के रूप में है, मुख्य क्रिया के रूप में भी है। राम का होना यहाँ तय है, इससे छोटा वाक्य नहीं हो सकता। होगा जैसे उठो, बैठो, जाओ, आदेशात्मक है, यह विशेष परिस्थितियों में है ना, ऐसे नहीं, सामान्य रूप में नहीं। तो बहरहाल यहाँ अब साधारण का मतलब है कि वाक्य में कोई पेच ना हो, वाक्य में कोई विशेषता ना हो। क्रिया साधारण का क्या मतलब होता है कि अधिकतर हो, कभी कभी न हो, यह साधारण है। जैसे हम रोज विद्यालय जाते हैं। अब रोज कहाँ जाते हैं? रविवार को तो बंद रहता है, इधर लॉकडाउन में बंद था, भगवान न करे ऐसी बंदी फिर हो, है ना। और फिर देखिए गर्मी की छुट्टी होती है, तरह तरह की छुट्टियां आती हैं, नहीं, बरसात हो जाती है, कभी डीएम का ऑर्डर, सीएम का ऑर्डर, पीएम का ऑर्डर, ऑर्डर ही ऑर्डर। तो हम कहाँ जाते हैं रोज? लेकिन बोलते क्या है? रोज जाते हैं। क्यों? क्योंकि साल में अधिकतर तो हम जाते हैं, और ऐसे परिवेश या ऐसी परिस्थितियां कभी कभी आती हैं, लिहाजा यदि अधिकतर काम हो और कभी कभी ना हो, तो उसे हम सकारात्मक रूप में मानकर सो बोल देते हैं कि साधारण है, सामान्य रूप में हाँ हो रहा है, चलो, कोई विशेषता नहीं है इसमें। सुबह उठिए, दैनिक क्रियाओं से निपटिए, फिर विद्यालय जाइए, या फिर कोई जहाँ कोई नौकरी करता है वो नौकरी कीजिए, फिर उसके बाद घर आइए, फिर खाइए, फिर सो जाइए। क्या है ये? साधारण होता है, इसमें कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिसमें कोई पेच न हो, जिसमें कोई दाव न हो, जिसमें कोई विशेष रूप न लगा हुआ हो किसी और क्रिया का, या किसी और उद्देश्य का, किसी और परिस्थिति का, वह साधारणता, उस स्थिति को हम साधारणता बोलते हैं। तो जैसे यहाँ है, राम निबंध लिखता है, इसमें कोई खास बात नहीं है, सब लिखते हैं, वह भी लिखता है, ठीक है। तो यह बात हो गई कि वाक्य में यदि एक सीधा सा अर्थ निकले वाक्य से, एक ऐसी क्रिया हो जिसमें कोई दाव पेंच ना हो, कोई विशेषता ना हो, तो विधान है। राम निबंध लिखता है, वह आता है, हम जाते हैं, हम पढ़ते हैं, हम लिखते हैं, वह सुनता है, हम सब उठते हैं, हम सब बैठते हैं। ये सब इस तरह की जो क्रियाओं वाले वाक्य हैं, सब विधानवाचक है, व्यवस्थात्मक है, पारंपरिक रूप में, ठीक है। वाक्य की यही परंपरा है। चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, मैं बाद में आपसे मिलता हूँ फिर अगले दृश्यांश में।